Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about Class 8 Geography book chapter 3rd. Okay, Mineral and Power Resources. तो मिनरल और पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या क्या होते हैं और ये किस चीज़ में से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं या ऑब्टेन किए जाते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखें ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मिनरल क्या होता है। अ नेचुरली अकरिंग सबस्टेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, मतलब एक नेचुरल अकरिंग सबस्टेंस होता है जिसका डेफिनेट क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन। अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में समझें तो जो मिनरल्स हैं वो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो एक या एक से अधिक केमिकल से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट इज़ ऑल्सो अ मिनरल। तो सॉल्ट किससे मिलकर बना होता है, जो टेबल सॉल्ट जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम एक अलग कंपाउंड है एंड क्लोराइड एक अलग कंपाउंड है। अब ये चीज़ मिलकर क्या बनाती हैं, ये एक मिनरल बनाती हैं जो कि क्या है, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट एक मिनरल का एग्जाम्पल है। तो अगर हम किसी अदर एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी हमें मिनरल्स यानी गोल्ड वगैरह ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं तो ये क्या है, ये सब मिनरल होती हैं। ठीक है, अब जो मिनरल हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है मेटेलिक एंड सेकंड है नॉन मेटेलिक। अब इन चीज़ों को हम समझेंगे कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक क्या होता है। अब मेटेलिक जो है वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फेरस एंड नॉन फेरस। आगे देखते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो बेसिकली जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो contain metal in raw form. Metals are hard substances that conduct heat and electricity, have a characteristics of luster और shine. ठीक है, और जो मेटल होते हैं यानी मेटेलिक मिनरल होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल की रॉ फॉर्म होती है। ठीक है, रॉ मतलब कोई भी चीज़ उसकी कच्ची चीज़ नहीं कहेंगे, मतलब उसका बेस फॉर्म जो है वो मेटेलिक मिनरल होते हैं। ठीक है, मेटल की रॉ फॉर्म कंटेन किए हुए होते हैं। तो ये गुड होते हैं किस में, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर हम इसको हीट करें तो अगर हम किसी भी रॉड को, मेटेलिक रॉड को एक साइड से हीट कर रहे हैं तो उसके बाद में ये हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके दूसरे कॉर्नर तक। ठीक है, तो ये क्या है, हीट को ट्रांसफ़र कर रही है। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी को कंसिडर करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी अगर इस एरिया पे हिट करी इलेक्ट्रिसिटी तो दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये हुई कुछ बात। और मेटल्स जो हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि वो लस्टर और शाइन, मतलब वो चमकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जांपल्स। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब मेटेलिक जो मिनरल्स थे उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो क्या है, फेरस एंड नॉन फेरस। अब फेरस में अगर हम इसको वर्ड को तोड़कर पढ़ें तो Fe का मीनिंग होता है, Fe जो है उसका मतलब होता है आयरन। ठीक है, मतलब ऐसे मेटेलिक मिनरल जिनमें आयरन होता है, मतलब को किसी न किसी फॉर्म में उसमें आयरन प्रेजेंट होगा। और नॉन फेरस मिनरल्स वो होंगे जिनमें आयरन क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, अब ये थी कुछ चीज़ें। जो फेरस मिनरल्स हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट। ठीक है, ये और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फेरस जो मिनरल्स होते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, बल्कि जो नॉन फेरस मिनरल होंगे जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, तो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन शो नहीं करते। अब आगे चलते हैं, आगे है इसमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, नॉन मेटेलिक
जो हीट ना तो हीट को कंडक्ट करेंगे और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को, और लस्टर भी शो नहीं करते। तो इसके एग्जांपल्स हैं लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम जो है वो फार्मिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, और लाइमस्टोन जो चूना पत्थर होता है वो, और माइका। ठीक है, आगे जो है इसमें यह है कि मिनरल्स को, अब ये तो था कि मिनरल्स कितने टाइप्स के हो गए, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक, तो उनके बारे में हमने जाना। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, तो इनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। ठीक है, माइनिंग मतलब खुदाई करके निकालते हैं, और ड्रिलिंग मतलब जो ड्रिल करके ज़मीन में, क्वेरलिंग तो क्वेरल की कुछ प्रोसेस होती है, उसको हम देखते हैं अभी। ठीक है, माइनिंग जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। मतलब वो प्रोसेस जिसमें ज़मीन के अंदर गड़े हुए मिनरल्स को खुदाई करके क्या किया जाता है, उसको निकाला जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। अब ये ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, माइनिंग जो है, माइनिंग दैट lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. मतलब इसमें यह है कि मान लीजिए ये अर्थ की लेयर है, और इसके कुछ ही डेप्थ मतलब कुछ ही मीटर नीचे अगर कोई मिनरल प्रेजेंट होता है, तो उसमें जो ओपन कास्ट माइनिंग का यूज़ किया जाता है। मतलब ऊपर की कुछ ही लेयर उसको रिमूव करके मिनरल को टेक आउट किया जाता है, मिनरल को निकाला जाता है। ठीक है, और बेसिकली जो है ओपन कास्ट माइनिंग कोल वगैरह की माइनिंग में भी यूज़ होती है, जहाँ पे कोल जो है वो ज़्यादा डेप्थ तक प्रेजेंट ना हो, वहाँ पे यूज़ होती है। तो इसकी जो एक्सट्रैक्शन होती है अभी यहाँ पे है अपने राजस्थान बीकानेर साइड में, तो उसके चीज़ें देखने को वहाँ मिलती हैं। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट have to made to reach mineral deposit that lie at great depth. This is called shaft mining. अब इसमें क्या है, शाफ्ट माइनिंग, अगर सरफेस के बहुत ही डेप्थ पे मिनरल प्रेजेंट है तो उसको बहुत ही ज़्यादा शाफ्ट क्रिएट करके और मिनरल को क्या किया जाता है, वहाँ से टेक आउट किया जाता है, निकाला जाता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होती है वो इस शाफ्ट माइनिंग के थ्रू टेक आउट करी जाती है। अब आगे की प्रोसेस आती है क्वेरलिंग। अब क्वेरिंग का मीनिंग होता है, इसकी डेफिनेशन है, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें सिंपल सा बिना किसी इक्विपमेंट्स वगैरह को यूज़ किए बिना, तो सिंपली उसकी थोड़ी सी सरफेस को रिमूव करके और क्वेरिंग जो प्रोसेस होती है वो ये कुछ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है, हमने जाना कि मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पे कहाँ कहाँ है और किस किस जगह किस किस तरह के मिनरल पाए जाते हैं। तो मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, अलग अलग जो रॉक्स होती हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल है, आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन। ठीक है, और नॉर्थ स्वीडन में क्या मिलता है, आयरन ओर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ओंटारियो कनाडा। ठीक है, जो कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। एंड आयरन निकल क्रोमाइट्स
एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, आयरन, निकल, क्रोमाइट और प्लेटिनम जो है कहाँ से निकाले जाते हैं, वो अफ्रीका में इसके सबसे ज़्यादा रिजर्व पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे है सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन। अब हम समझते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं। बेसिकली जो रॉक्स होती हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स, एंड सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब बेसिकली जो इग्नियस रॉक्स होती हैं उनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि जो वॉल्केनो इरप्ट होने की वजह से जो रॉक्स अर्थ सरफेस पे सबसे पहले फ्रीज्ड होती हैं, कंसोलिडेट होती हैं, उन रॉक्स को क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अब आगे जो प्रोसेस हुई, ठीक है, आगे प्रोसेस हुई मतलब बाय एयर, अगर उसके ऊपर से नदी वगैरह बह रही है या फिर बाय एयर, बाय मैकेनिकल फोर्सेस, तो उसकी वजह से जो मटेरियल उसके ऊपर से जो रिमूव आउट हो के, मतलब इरोजन हो के और ट्रांसपोर्ट होने के बाद में वो एक जगह से दूसरी जगह कहाँ पहुँच जाता है, किसी अदर प्लेस पे वो पहुँच जाता है, और वहाँ वो क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। बेसिकली जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो ईटीडी प्रोसेस से बनती हैं, मतलब इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ठीक है, तो ये थी कुछ चीज़ें। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत, या तो बहुत फाइन हो सकते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा कोर्स हो सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। ठीक है, और अर्थ की जितनी भी अपर सरफेस होती है, जितनी भी उपजाऊ भूमि है पृथ्वी पर जिस पे फसल उगाते हैं, ठीक है, मिट्टी वगैरह, तो ये सब क्या होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। अब थर्ड है इसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं जब इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक जहाँ भी डिपॉजिट हुई हैं, जहाँ उनकी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, तो उस पे अर्थ का बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो जाए, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ग्रेडियंट मेटामॉर्फिक रॉक्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है उससे। मतलब जैसे ये कोई सेडिमेंट्री या फिर इग्नियस रॉक है, तो जस्ट अ मिनट, ओके, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जितनी भी रॉक्स होती हैं, जैसे इग्नियस हो या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स हो, तो प्रेशर और टेम्परेचर के प्रभाव से क्या बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो परफेक्टली क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होती हैं। ठीक है, मतलब उनके क्रिस्टल्स मिलते हैं। जैसे कि जो जिप्सम है वो आई थिंक मेटामॉर्फिक रॉक होता है, और क्वार्ट्ज़ाइट जो है सेमी मेटामॉर्फिक रॉक होती है, जो राजस्थान और दिल्ली साइड में जो जितनी भी अरावली हिल्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वार्ट्ज़ाइट रॉक्स की हिल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है एशिया में किस किस तरह के डिपॉजिट मिलते हैं। ठीक है, और इंडिया एंड चाइना हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। ठीक है, अपने इंडिया में और चाइना में आयरन ओर के सबसे ज़्यादा डिपॉजिट मिलते हैं। अब आयरन के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, फेरस यानी आयरन जो मिनरल है, आयरन जो मेटेलिक मिनरल है, वो मोस्ट अबंडेंट मिनरल है अर्थ पे। अब इसमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो सबसे पहले ह्यूमन ने मिनरल का यूज़ करना सीखा, मेटल का यूज़ करना सीखा, वो था कॉपर। ठीक है, लेकिन आयरन जो है, कॉपर इतना एबंडेंट मिनरल भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कॉपर का सबसे पहले यूज़ करना सीखा, उसके हथियार बनाए, उसके सिक्के बने। ठीक है,
लेकिन आयरन का वो नहीं सीख पाया। इसका ये रीज़न है क्योंकि जो आयरन है वो कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलता। मतलब ये नहीं है कि आपको किसी पहाड़ी में एक इतना बड़ा आयरन का पीस गड़ा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, आप उसको निकाल लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी ना किसी अदर मिनरल के साथ में मिला हुआ रहता है, ठीक है, मिक्स रहता है। तो इसको टेक आउट करना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट मिनरल होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब जो इंडिया और चाइना है वो सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन करता है? टिन का, ठीक है। टिन के जो है यूटेंसिल्स वगैरह बनते हैं। तो आप इस मैप में देख सकते हैं, इसमें मेज़र मेंशन किया हुआ है। अगर हम आयरन का देखें तो आयरन जो है वो रशिया और इधर चाइना के नॉर्दर्न साइड में, ठीक है, अपने इंडिया में, और नॉर्थ अमेरिका, ये इधर इधर मिलता है, ठीक है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के क्या मिलते हैं? मिनरल्स मिलते हैं। तो अब देखते हैं यूरोप में क्या क्या मिलता है। यूरोप में मिलता है हमारा आयरन ओर सबसे ज़्यादा मिलता है। मतलब यूरोप जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? आयरन ओर का, ठीक है। तो यूरोप के जो है यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, ठीक है, और रशिया, इन जगह से क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा आयरन ओर। और जो यूरोप का जो एरिया है वो है ये एरिया सारा यूरोप का है, ठीक है। यहाँ से क्या मिलता है? आयरन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, अब आगे आता है नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका से क्या क्या मिलता है? अब ये देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका जो है मेजर 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक, द एप्लेशियन रीजन एंड द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ रेंजेस हैं इनमें डिवाइड किया गया है। तो आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर एंड आर माइंड इन कैनेडियन शील्ड रीजन, ठीक है। कनाडा यानी ये यहाँ से जो है ये चीज़ कनाडा है, ठीक है। सॉरी, ये जो ऊपर वाला एरिया है ये कनाडा का है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा आयरन, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। अब आगे है इसमें कोल इज इन द एप्लेशियन रीजन। एप्लेशियन रीजन से क्या मिलता है? कोल मिलता है सबसे ज़्यादा। और वेस्टर्न कॉर्डेलराज हैव वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। इन एरिया से क्या मिलता है? लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर। तो अब आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा जो साउथ अमेरिका से चीज़ें मिलती हैं वो कहाँ से मिलती है? ब्राज़ील कंट्री से। तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रेड, हाई ग्रेड का मतलब अच्छी ग्रेड का अच्छा आयरन ओर प्रोड्यूस करता है। तो और साउथ अमेरिका जो चिली है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, और पेरू आज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, ठीक है। चिली और पेरू से क्या मिलता है? कॉपर। ब्राज़ील एंड बोल्विया आर अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन, ठीक है। ब्राज़ील और बोल्विया से क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा टिन मिलता है। अब साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टोस बहुत ब्यूटीफुल मिनरल होता है, बहुत ही ज़्यादा, और डायमंड, ठीक है। ये कहाँ से मिलते हैं? मतलब जो साउथ अमेरिका है वो इन मिनरल्स को भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में टेक आउट करता है, ठीक है। इसके सबसे काफ़ी डिपॉजिट्स पाए जाते हैं यहाँ पे। मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया, ठीक है। तो यहाँ से कुछ मिनरल ऑयल्स मिलते हैं। अब आता है अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका का एक फेमस जगह है सहारा डेज़र्ट, जो विश्व का सबसे बड़ा डेज़र्ट है वो अफ्रीका में ही है, ठीक है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। सबसे ज़्यादा हीरे मिलते हैं, हीरे और गोल्ड और प्लेटिनम वो कहाँ से मिलते हैं? अफ्रीका से, ठीक है। अफ्रीका का जिम्बाब्वे एंड ज़ायरे,
ठीक है, प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड। तो विश्व का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर गोल्ड का प्रोड्यूस करने वाला देश कौन सा है? जिम्बाब्वे एंड जायरे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? बॉक्साइट का। एंड इट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर एंड निकल। तो ये चीज़ें कुछ वहाँ से ज़्यादा मिलती है। अब आगे आता है एंटार्क्टिका। अब एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका हमारा जो पोल है वो है। ठीक है, वहाँ से क्या मिलता है? वहाँ से मिनरल डिपॉजिट्स की एग्जिस्टेंस मानी गई है कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिनरल डिपॉजिट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन उनको अभी सक्सेसफुली जो टेकआउट नहीं किया जा सकता है। तो जो प्रेडिक्शन है वो है कि आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आल्सो प्रेजेंट इन केमिकल कॉमर्शियल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। अब मिनरल को किस किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं और हम उन्हें कहाँ का यूज़ करते हैं। ठीक है, मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़। ठीक है, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। जैसे कि कॉपर जो है वो क्या है? मेटल है। तो उसके जो वायर्स वगैरह बनते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, उनको बनाने में, कॉइन्स को बनाने में। और सिलिकन जो है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है। जो सिलिकन बेसिकली जितनी भी चिप होती हैं या फिर मेमोरी कार्ड या सिम कार्ड या फिर प्रोसेसर जो होता है, उसमें एक सिलिकन मतलब एक मेटल की सी प्लेट लगी रहती है। तो वो किससे मिलकर बनी होती है? सिलिकन से मिलकर बनी होती है। उसमें क्वार्ट्ज भी मिलाया जाता है। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला होता है केमिकल फार्मूला SiO2, मतलब सिलिकन का ऑक्साइड फॉर्म होती है ये। तो इसका मेजर यूज़ होता है क्वार्ट्ज का। Aluminium obtained from its ore bauxite is used in automobiles, airplanes, boating industries, building and even in kitchen cookware। तो एल्यूमिनियम के जहाज़ वगैरह बनते हैं, जितने भी पानी के जहाज़ हों या फिर जो मेनली एयरप्लेन्स जो होते हैं वो, और बोटिंग इंडस्ट्रीज़, बिल्डिंग में मतलब जैसे गेट वगैरह और ये सब चीज़ें बनती हैं वो। और किचन कुकवेयर मतलब हमारे किचन में जैसे कुकर और जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो। ठीक है, एल्यूमिनियम का वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मिनरल्स हैं, ये इनके जो डिपॉजिट्स बने हैं, मतलब एक जो मिनरल बना है उसे बनने में लाखों हज़ारों साल लगे हैं, लेकिन जिस हद से हम उसे टेक आउट कर रहे हैं, जिस हद से हम उसे यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब एक तरीके से पृथ्वी को खोखला किया जा रहा है इतने सालों से लगातार, बिना सोचे कि ये वापस चीज़ें कहाँ से आएंगी। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मिनरल्स को कंज़र्व किया जाए। ठीक है, तो मिनरल जो हैं वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब उन्हें वापस ऑब्टेन नहीं किया जा सकता अगर वो ख़त्म हो गए तो। उसके लिए सबसे जो एक प्रोसेस है 3R की, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। तो रीयूज़ मतलब किसी भी मेटल को, किसी भी मिनरल को रीयूज़ किया जाए, और रिड्यूस मतलब उसकी जो हम यूज़ करते हैं हम उसको कोशिश करें कि कम से कम हम इन चीज़ों का यूज़ करें, ताकि इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो भी कम हो। ठीक है, अब आगे आता है रिसाइकल। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपके यहाँ पे जो किचन में कढ़ाई वगैरह होती हैं, कुकर वगैरह, तो उनको फेंके ना, उनको किसी ना किसी जगह दे दें ताकि वो रिसाइकल हो करके उससे एक नई चीज़ बनाई जा सके। ठीक है, तो ये कुछ 3 स्टेप्स थे कंजर्व करने के, किसको? मिनरल्स को। ठीक है, अब पावर रिसोर्सेज, अब आती है बात पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो पावर क्या होती है? जिनसे कोई भी चीज़ चलाई जा सके। ठीक है, तो जैसे कि पावर रिसोर्सेज में क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम, कोल और न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये पावर रिसोर्सेज होते हैं। तो
अब इसमें आता है कि आगे एक लाइन है इसमें, पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स, वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। ठीक है, तो इन फील्ड्स में हमें पावर या फिर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो अब कुछ सोर्सेज होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनको यूज़ में लाया जाता है एक ही तरीके से लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, जैसे कि फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। मतलब फायरवुड जो है लकड़ी वगैरह ये सब चीज़ें, और फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, तो पेट्रोल का इतने टाइम से किस में यूज़ होता है, व्हीकल्स वगैरह को चलाने में यूज़ होता है। और कोल जो है वो हीट उसको बर्न करके उससे जो है उससे ट्रेन वगैरह भी चलती थी पहले। ठीक है, तो ये मतलब लॉन्ग टाइम से इनका एक ही यूज़ हो रहा है, इनका यूज़ जो है बदला नहीं है। अब इनको क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज। फायरवुड, अब फायरवुड क्या है, इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन आवर कंट्री। मोर देन 50% ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम फ्रॉम फायरवुड। ठीक है, मतलब जो लकड़ियों के सहायता, लकड़ियों के जलाने की सहायता से और हीट को प्रोड्यूस करके जो भी कार्य किए जाते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो फैक्ट्रीज़ वगैरह में कुछ चीज़ बनाना हो, तो वो किससे किए जाते हैं, फायरवुड से। और भारत में लगभग 50% आज के समय में भी इसका फायरवुड का यूज़ होता है। ठीक है, remains of plants and animals which are buried under the earth for millions of years got converted by heat and pressure into fossil fuels। मतलब हमारे अर्थ में लाखों हज़ारों मतलब इवन करोड़ों साल पहले क्या हुआ कि जो नेचुरल क्लैमिटीज़ वगैरह आती हैं तो कुछ जानवर मर जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक चिड़िया है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ओके, तो ये एक डॉग है, इसकी डेथ हो गई, फिर उसके बाद में क्या होगा, डेथ होने के बाद में इसका डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसके ऊपर कुछ सालों बाद जो मिट्टी है वो इरोड होकर के वो क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई इसके ऊपर, तो ये क्या होगा, बरिड हो जाएगा, मतलब ज़मीन में गड़ता चला जाएगा। ठीक है, अब प्रेशर और स्पेसिफिक टेम्परेचर के प्रभाव में आके क्या बनते हैं, फॉसिल फ्यूल बनते हैं। मतलब वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है उसकी बॉडी, जो भी एनिमल या फिर प्लांट बॉडी डाइड होके बरिड हुई है किस में, अंडर द अर्थ क्रस्ट में। और इस प्रोसेस को होने में लगभग 10 से 15 लाख साल का समय लग जाता है। ठीक है, तो इसके सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है कोल एंड पेट्रोलियम, तो ये कुछ फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, और नेचुरल गैस। अब आगे चलते हैं। अब ये है कि ऑयल और नेचुरल गैस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, मतलब उनकी खामियां क्या होती हैं, खूबियां क्या होती हैं। अब ऑयल जो है ईजियर टू ट्रांसपोर्ट बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, मतलब उसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है ऑयल को, मतलब किसी टैंकर वगैरह में भर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। अब अगर जो ऑयल जो स्पिल हो जाता है या फिर जो गैस होती है, जो नेचुरल गैसेस होती हैं, उनकी स्पिलिंग हो जाती है, मतलब वो किसी तरीके से कहीं अगर फैल जाए या फिर जो गैस जो है वो लीक हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा हज़ार्डियस होता है, मे बी इट इज़ डेडलीस्ट। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड कॉज्ड एसिड रेन। ठीक है, अब इनकी बर्निंग से
जितना भी धुआं निकलता है, जितना भी स्मोक निकलता है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेस को कंटेन किए हुए होता है। तो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्या होती है, एसिड रेन होती है। मतलब एसिड रेन बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रेन होती है, जो कि अगर SO2 बहुत ज़्यादा होता है एसिड रेन में, ठीक है। एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी, ठीक है। अगर जो ऑयल है, अगर हम इसी हद से जो अंडर द क्रस्ट इस ऑयल के रिजर्वायर्स हैं, अगर हम उसको कंटिन्यूसली एक्सप्लोर करते जाएं, एक्सप्लोरेशन करते जाएं तो और टेक आउट करते जाएं, तो क्या होगा, वो जल्दी ख़त्म होगा और उसको एक्सप्लोर करना इजी भी नहीं है, ठीक है। अब आता है नेचुरल गैस के एडवांटेजेस। ये हैं कि ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, मतलब पाइपलाइंस के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है नेचुरल गैस को। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, ठीक है। और ये किससे साफ़ होती है, ऑयल एंड कोल से ज़्यादा साफ़ होती है, ठीक है। चीपर देन ऑयल, और ऑयल से सस्ती भी होती है। अब आगे चलते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज मैंने अभी आपको डिफाइन किया। फायरवुड जो है उसके एडवांटेजेस हैं, इजी टू एक्सेस, उसको एक्सेस इजीली किया जा सकता है। प्रोवाइड एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड कलेक्शन ऑफ टाइम इज़ कंज्यूमिंग, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। और पॉल्यूटिंग, मतलब पॉल्यूशन बहुत फैलाता है, ठीक है। प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारी ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए, ओजोन को O3 भी कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फायरवुड, ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन, अब सीधी सी बात है, फायरवुड क्या है, एक पेड़ की लकड़ी है, उसको जला करके कुछ कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके लिए पेड़ को तो कट करना पड़ेगा, तो पेड़ कट करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा। तो डिफॉरेस्टेशन सबसे ज़्यादा होता है फायरवुड की वजह से। और अब आगे आता है कोल। कोल की एडवांटेजेस हैं, एक्सटेंसिवली अवेलेबल, एफिशिएंट एंड कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस हैं इसकी, पॉल्यूटिंग सोर्स होता है, बल्कि तो ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब हाइडल पावर, हाइडल का मीनिंग होता है पानी की सहायता से उत्पन्न की जा रही ऊर्जा, ठीक है। वाटर से जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो होता है हाइडल पावर, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग है, प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, ठीक है। और चीप होता है, बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, क्योंकि हमारी अर्थ पे 70% वाटर प्रेजेंट है, तो सस्ता भी पड़ता है ये। अब ये है कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, मतलब जो लोकल कम्युनिटीज़ से इस पानी का मुड़ाव दूसरी जगह मोड़ देते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, तो वहाँ पे वो लोग उससे वंचित रह जाते हैं, ठीक है। इन्यूडेट्स लो लाइंग रीजन, ठीक है, एंड एक्सपेंसिव टू सेटअप, और इसका सेटअप करना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अब कोल है, कोल को देखते हैं, एक मेजर एनर्जी रिसोर्स है। तो इसका कहाँ कहाँ यूज़ होगा, थर्मल पावर प्लांट में इसका यूज़ होता है। तो किसके लिए, थर्मल पावर को जनरेट करने के लिए, ठीक है। थर्मल का मीनिंग होता है यानी हीट, ओके। अब आगे है, द कोल विच वी यूज़ today was formed million of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layer of earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine, ठीक है। तो इसे हम बरिड सनशाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लाखों साल पहले जितने भी फर्न्स, प्लांट्स या एनिमल बॉडी बरिड हो गए अंडर द अर्थ क्रस्ट, तो ये बेसिकली एक फ्यूल, फॉसिल होता है, फॉसिल फ्यूल, तो इसको हम क्या कहते हैं, बरिड सनशाइन, इसका ये अनदर नेम होता है। तो लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स क्या क्या हैं वर्ल्ड के, चाइना, USA, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। अपने इंडिया में भी मिलता है, लेकिन जो इतना नहीं मिलता है इसका,
इंडिया में क्या है, रानीगंज, जारिया, धनबाद, बोकारो, ठीक है, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोल मिलता है, ठीक है। अब आगे है पेट्रोलियम। पेट्रोल से तो हम सभी फैमिलियर हैं कि पेट्रोल जो गाड़ी वगैरह में यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, तो इसको कहते हैं काला सोना, ब्लैक गोल्ड, क्योंकि जिस कंट्री के पास में जो पेट्रोल है वो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी इकोनॉमी को इसकी सेलिंग के थ्रू, इसको एक्सप्लोरेशन के थ्रू अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकता है, तो इस वजह से इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ठीक है। तो जैसे सऊदी अरब है वो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अपने इंडिया में मुंबई में सबसे ज़्यादा, असम एंड मुंबई में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पेट्रोल का एक्सप्लोरेशन होता है। अब आगे है इसमें नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, is found with petroleum deposit is released when crude oil it brought to the surface, ठीक है। मतलब जब पेट्रोल को वो करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, टेक आउट करते हैं अर्थ के अंडर सरफेस से, ठीक है, अंडर द अर्थ क्रस्ट से, तो वहाँ से जो गैस रिलीज़ होती है वो होती है नेचुरल गैस, ठीक है। और उसको किस में यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल, एज ए इंडस्ट्रियल फ्यूल हम उसे यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स कौन कौन हैं नेचुरल गैस के, वो हैं रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, ठीक है। तो ये कुछ मेजर प्रोड्यूसर्स हैं किसके, नेचुरल गैस के। अब अपने इंडिया में जैसलमेर जो है राजस्थान में है, कृष्ण गोदावरी देहा त्रिपुरा यानी नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज, क्योंकि इस जगह जो है पेट्रोलियम वगैरह मिलता है तो वहाँ पे नेचुरल गैस भी मिलता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और चीज़ें। अब सबसे एंड में जो टॉपिक है वो है हाइडल पावर, यानी वाटर से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो सोर्स होता है वो क्या है, रेन वाटर, रिवर वाटर, क्योंकि इसके एक चीज़ होती है कि वहाँ पे जो भी वाटर, फ्लोइंग वाटर होता है बेसिकली, वहाँ कुछ टरबाइन वगैरह लगा करके, जैसे आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, टरबाइन लगा करके वो टरबाइन रोटेट करती है, जिससे डायनामो के थ्रू क्या प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। वो एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है। अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जहाँ रनिंग वाटर होगा वहीं एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, फिर जो स्टैटिक वाटर होता है वहाँ ये नहीं होता ईजिली। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज मतलब जिसके एक से ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि क्या, सोलर एनर्जी। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं वो हैं सोलर एनर्जी। तो जैसे कि सन की जो हीट है और लाइट एनर्जी है उसको हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सोलर पैनल्स वगैरह बना करके, सोलर सेल्स वगैरह बना करके, और इवन हम भी सन रेज से, सूरज से क्या लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, वो भी एक एनर्जी का सोर्स है। अब आगे है कुछ चीज़ें, जैसे विंड से भी एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। किसका प्रोडक्शन होता है, विंड से, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। और जो डेनमार्क है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है विंड एनर्जी, विंड के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं वो हैं कि ये जो है नॉन पॉल्यूटिंग होता है, क्योंकि बर्निंग वगैरह हो नहीं रही है तो पॉल्यूशन कहाँ से करेगा। लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन सेटअप, ठीक है। अब जो है एक बारी सेटअप की ज़रूरत होती है और फिर इससे प्रोडक्शन होता है रहता है। अब बेसिकली जो है ये कुछ इस तरीके का होता है, इसमें टरबाइन लगाई जाती है, कुछ फ़ैन जैसा, जैसे ये फ़ैन है, ठीक है। ये किसकी हेल्प से घूमता है, जब एयर आती है तो
ये फिर रोटेट करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। सेफ़ एंड क्लीन, और ये जो है सेफ़ होता है और क्लीन होता है, ठीक है। अब इसका क्या है कि इसके कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है टरबाइन वगैरह के थ्रू। विंड मिल्स आर कॉस्टली टू सेटअप। अब इनका एक बार तो सेटअप कर रहे हैं, लेकिन जो एक बार ही सेटअप होगा ना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि जो विंड टरबाइन है उसके जो फ़ैन होते हैं उनके एंगल्स वगैरह को सेट करना, और हर एक जो विंड टरबाइन का फ़ैन है उससे एयर से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं किया जाता है। इसको सेटअप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन, ठीक है, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। हार्मफुल टू बर्ड्स। अब ये टरबाइन जो है रोटेट करती रहती हैं। अब इससे क्या है कि अगर इससे कोई गलती से जो बर्ड वगैरह अगर इससे टकरा जाती है या फिर कुछ हो जाता है तो वो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थी। अब सोलर एनर्जी, अब इसकी भी कुछ हैं, जैसे इन एग्जॉस्टेबल एंड नॉन पॉल्यूटिंग। इन एग्जॉस्टेबल मतलब एग्जॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्न करने के बाद जो प्रोडक्शन होता है, जैसे स्मोक वगैरह का, वो चीज़। और नॉन पॉल्यूटिंग, ठीक है, नॉन पॉल्यूटिंग होता है ये, क्योंकि सन जो है नेचुरल सोर्स है, नेचुरल एंड प्राइमरी सोर्स है किसका, एनर्जी का। और एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है वो मदर सन से जो एनर्जी मिल रही है उसको एक अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। डिफ्यूज सोर्स सो गेट्स वेस्टेड, ठीक है। अब आगे है टाइडल एनर्जी, मतलब जो टाइड्स वगैरह आती हैं समुद्र वगैरह में, उनसे जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो, तो ये नॉन पॉल्यूटिंग होता है और इनएग्जॉस्टेबल होता है। अब ये है कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके। डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मतलब वाइल्ड लाइफ जो वन्य जीव होते हैं, ठीक है, उनकी हैबिटेट को क्या करता है, ये ख़त्म कर देता है। डिफ़िकल्ट टू हार्नेस, ठीक है। अब आगे आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो न्यूक्लियर एनर्जी है, एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब एक ये न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली क्या होता है, जैसे जो कोई भी सेल है, ठीक है, या फिर जो एक सेल होता है उसके क्या कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। और उनका जो न्यूट्रॉन वगैरह और इलेक्ट्रॉन वगैरह के थ्रू उनको ब्रेकआउट करके न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्टेज, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक जो सेल है, ठीक है, वो टूटता है इसमें, ठीक है, सिंगल यूनिट जो है वो टूटती है, वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रेडियो एक्टिव वेव्स यानी रेडियो एक्टिव वेस्ट को प्रोड्यूस करती है, और ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। अब आगे आता है बायोगैस। बायो मीन्स लाइफ एंड गैस, ठीक है, मतलब ऐसी गैसेस जो जिसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उससे निकले हुए वेस्ट को यूज़ करके किसका प्रोडक्शन किया जाता है, गैस का। तो इसकी एडवांटेजेस हैं, लो कॉस्ट है ये, इजी टू ऑपरेट है, मेक यूज़ टू बायो वेस्ट, ठीक है, मेक्स यूज़ ऑफ बायो वेस्ट। एंड डिसएडवांटेजेस हैं इसकी, कॉजेज ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब आगे आता है जियो थर्मल एनर्जी। अब जियो का मीनिंग क्या होता है, जियो का मीनिंग होता है अर्थ, ठीक है, और थर्मल हीट, मतलब अर्थ जितनी भी हीट प्रोड्यूस करती है उसको यूज़ किया जाए किस में, एनर्जी प्रोडक्शन में, तो वो क्या कहलाती है, जियो थर्मल एनर्जी। अब इसमें एडवांटेजेस है इसकी, क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो हमेशा से हीट प्रोडक्शन कर रही है, अलग अलग जगह पे मिलते हैं। तो और इसकी जो
डिसएडवांटेजेस हैं वो हैं लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज़ एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो जियो थर्मल एनर्जी है हर एक जगह जो अर्थ जो अलग अलग पॉइंट्स पे ही थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ना कि ये कि हर जगह प्रोड्यूस करे। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थी। अब ये एंड की तरफ है चैप्टर। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है अपने इंडिया में भी है कुछ जगह, और सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर है किसका न्यूक्लियर पावर का, वो है यूएसए एंड यूरोप। और अपने इंडिया में राजस्थान में प्रोडक्शन होता है और झारखंड में, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसके डिपॉजिट्स मिलते हैं, यूरेनियम के, जिसकी हेल्प से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो बेसिकली जो है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में किसका यूज़ होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका यूज़ होता है, ठीक है। जैसे यूरेनियम हुआ और काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं इसमें। जियोथर्मल एनर्जी मैं डिफ़ाइन कर ही चुकी हूँ आपको। अब आगे आता है इसमें एक एंड टॉपिक है बायोगैस। बायोगैस क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट के थ्रू ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज़ करके किसका प्रोडक्शन हो रहा है, बायोगैस का। जैसे कि जो काउ डंग वगैरह होता है या फिर किचन वेस्ट होता है, इनको क्या किया जाता है, इनको सबसे पहले डिकम्पोजिशन के लिए डाला जाता है किसी डिकम्पोजिशन टैंक में, ठीक है। तो उसमें डाल करके इससे क्या है, गैस का प्रोडक्शन होता है। जो मेजर गैस है वो मीथेन प्रोड्यूस होती है, और फिर उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पहुँचता है, स्लरी टैंक में। स्लरी जो गैस प्रोड्यूस होने के बाद में जो मटेरियल बचा है उसको स्लरी कहते हैं। और इस स्लरी का यूज़ कहाँ होता है, जो एग्रीकल्चर फील्ड्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। और ये बहुत ही अच्छा होता है सॉइल की फर्टिलिटी को ग्रो करने के लिए। और जो गैस जो प्रोड्यूस हुई है, जो मीथेन है, मीथेन जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है इससे, उसका यूज़ एनर्जी प्रोडक्शन में होता है, चाहे वो घर के लिए हो या फिर इंडस्ट्रियल के लिए हो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ इसको शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।